नमस्कार। अगर किसी का पोर्टफोलियो लॉस में है तो उसे वापस पटरी पर कैसे लाया जाए? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और एक्सपर्ट एनालिसिस को एक सीधे साधे एक्शन प्लान में बदलेंगे। चलिए, एक बहुत ही कॉमन और सच कहूं तो काफी दर्दनाक सिचुएशन से शुरुआत करते हैं। जब कोई इन्वेस्टमेंट खरीद बहाव से बहुत नीचे चला जाता है और हम बस उसे देखते रह जाते हैं। जब कोई इन्वेस्टर अपने निवेश पर इतना भारी नुकसान देख रहा होता है ना, तो ये सिर्फ मार्केट की चाल का नतीजा नहीं होता। अक्सर इसके पीछे ना एक साइकोलॉजिकल ट्रैप होता है और आज हम उसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? देखिए, इसका जवाब छुपा है फाइनेंशियल डिसिप्लिन और इन्वेस्टर के ईगो के बीच की लड़ाई में। बस इस उम्मीद में लॉस को होल्ड करते रहना, यही असल में कैपिटल के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। ये स्लाइड सिर्फ एक टेक्निकल टूल के बारे में नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल सेफ्टी नेट है। स्टॉप लॉस का सीधा मतलब इमोशंस को साइड में रखकर एक सिस्टम के तहत काम करना। एक बात याद रखनी चाहिए, स्टॉप लॉस का मतलब हार मानना नहीं है। इसका मतलब है अपनी कैपिटल को बचाना ताकि बाजार में मौजूद हजारों दूसरे मौकों का फायदा उठाया जा सके। एक गलत फैसले में फंसे रहने का कोई लॉजिक नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि जो होल्डिंग्स अभी हैं उनका क्या किया जाए? इसके लिए एक बहुत ही क्लियर फ्रेमवर्क है जो ये मुश्किल फैसला लेने में मदद करेगा कि कहां धैर्य दिखाना है और कहां डिसिप्लिन। ये स्लाइड बहुत अच्छे से समझाती है कि लॉस वाले स्टॉक्स से निपटने के दो रास्ते हो सकते हैं। कुछ स्टॉक्स में रिकवरी के लिए लंबा टाइम और पेशेंस चाहिए, जबकि कुछ से डिसिप्लिन के साथ सही मौके पर निकल जाना ही समझदारी है। भेल और बालू फोर्ज जैसे शेयरों में पेशेंस रखने की सलाह दी गई है। इनकी रिकवरी में 1 साल तक का वक्त लग सकता है, इसलिए मौजूदा पोजीशन को होल्ड करना और गिरावट में और पैसा न लगाना ही बेहतर स्ट्रैटेजी है। वहीं दूसरी तरफ आरवीएनएल जैसे स्टॉक के मामले में पूरी रिकवरी का इंतजार करने के बजाय डिसिप्लिन दिखाना होगा। मतलब जैसे ही स्टॉक में 360 से 385 की तरफ कोई भी उछाल आए, उसे अपने कैपिटल फ्री करने के मौके की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, जब लॉस को सही टाइम पे काटा जाता है या पेशेंस के साथ होल्ड किया जाता है, तो सिर्फ कैपिटल ही नहीं बचती, बल्कि नए और बेहतर मौकों पे फोकस करने के लिए मेंटल एनर्जी भी मिलती है। तो यहां से ना 2 तरह के नए मौके नजर आते हैं। एक तरफ है हाई कन्वेक्शन पिक्स, मतलब वो स्टॉक्स जिन पर भरोसा मजबूत है और जहां अभी एंट्री ली जा सकती है, और दूसरी तरफ है लो रिस्क वैल्यू स्टॉक्स। ये अच्छी कीमत पर तो है, लेकिन यहां सही समय पर एंट्री लेना बहुत जरूरी है। आईरेडा और मैनकाइंड फार्मा जैसे हाई कन्विक्शन स्टॉक्स में पोटेंशियल है कि ये 25 से 30% का रिटर्न दे सकते हैं, और वो भी पुराने लॉस वाले स्टॉक्स की लंबी रिकवरी के इंतजार से कहीं ज्यादा तेजी से। अगर पोर्टफोलियो के रिकवरी को स्पीड अप करना है तो आईईडीए और मैनकाइंड फार्मा जैसे शेयरों पर गौर किया जा सकता है। आईईडीए रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग में एक की प्लेयर है और इसके लिए शॉर्ट टर्म में पहले 150 रुपए और फिर 180 रुपए का टारगेट देखा जा सकता है। सुजलॉन और पीएफसी भी अच्छी वैल्यू पर हैं, लेकिन यहां स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग है। इनमें गिरावट का खतरा कम है, पर सही टाइम पर एंट्री करना बहुत जरूरी है, खासतौर पर पीएफसी के मामले में, जिसमें थोड़ी गिरावट का इंतजार करने की सलाह है। तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट। मतलब अपने पोर्टफोलियो को उन सेक्टर्स पर फोकस करना होगा जिनमें इस वक्त ताकत है। पावर और फार्मास्यूटिकल सेक्टर इस समय काफी मजबूत दिख रहे हैं, इसलिए अपने पोर्टफोलियो को इन 2 की सेक्टर्स के इर्द गिर्द रीस्ट्रक्चर करना एक स्मार्ट मूव हो सकता है। पावर सेक्टर की बात करें तो पावर ग्रिड और कोल इंडिया जैसे शेयरों में अच्छी ग्रोथ की संभावना है। पावर ग्रिड के लिए तो 335 रुपए और 370 रुपए तक के टारगेट्स बताए गए हैं। वहीं कोल इंडिया को भी एनर्जी स्पेस में एक बेहतर पिक माना जा रहा है। कुछ और स्टॉक्स के लिए हमें सख्त टाइमलाइन और प्राइस लेवल्स को फॉलो करना होगा। जैसे कि पैरिस के लिए 615 रुपए का लेवल बहुत क्रिटिकल है और जैग को 2 से 4 महीने से ज्यादा होल्ड ना करने की सलाह है। और हां, अगर कोई स्टॉक प्रॉफिट में है, जैसे कि बीएलएस, तो यहां डिसिप्लिन का मतलब है अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करते हुए उसे और बढ़ने देना। इसे बेचने की जल्दी नहीं करनी है, बस 250 रुपए पर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर प्रॉफिट को लॉक कर देना चाहिए। चलिए, अब इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी सबक पर आते हैं। देखिए, कामयाब इन्वेस्टर वो नहीं जो हमेशा सही होता है। कामयाब इन्वेस्टर वो है जो ये जानता है कि जब वो गलत हो तो उस गलती को मैनेज कैसे करना है। यही फर्क है एक डिसिप्लिन और एक इमोशनल इन्वेस्टर में। और आखिर में हर इन्वेस्टर को खुद से ये एक सवाल जरूर पूछना चाहिए, मेरे फैसले कौन ले रहा है, मैं या मेरा ईगो?
और देखिए, यही सबसे बड़ा सबक है। एक छोटा डिसिप्लिन के साथ लिया गया लॉस एक बहुत बड़े इमोशनल अफसोस से हमेशा हमेशा बेहतर होता है। अगर एक सिद्धांत पकड़कर चलें तो मार्केट्स को नेविगेट करना कहीं ज्यादा आसान हो जाता है।